हेलो फ्रेंड्स, दिनकर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। संविधान के पिछले वीडियो में हमने देखा था, शुरू किया था चार्टर एक्ट। तो जो अंतिम चार्टर एक्ट मैंने पढ़ा था वो पढ़ा था 1853 का चार्टर एक्ट, जिसमें मैंने ये पढ़ा था कि सिविल सेवा जो थी वो भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई थी, लेकिन वो पद जो है सिविल सेवकों की जो भर्ती होनी थी उसको उन्होंने परीक्षा के आधार पर कर दी थी। तो ये हमने 1853 का अंतिम चार्टर एक्ट पढ़ा था पिछले वीडियो में। आज का जो मेरा पहला एक्ट है वो है 1858 का चार्टर अधिनियम। जी भैया, 1858 का चार्टर अधिनियम। तो इस अधिनियम के अनुसार आइए देखते हैं कौन कौन सी कानून व्यवस्था भारत के लिए आई। तो पहला है मेरा, मुगल सम्राट पद समाप्त किया गया। तो मेरे भैया, हम सभी ने इतिहास में पढ़ा है कि 1857 में की जो क्रांति हुई उसमें दिल्ली सेना का नेतृत्व मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने किया था, और जब वो उसमें पराजित हुआ तभी से मुगल सम्राट पद को समाप्त कर दिया गया। तो 1858 का जो चार्टर अधिनियम आया उसमें ये कानून आया कि मुगल सम्राट पद पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। आइए अगला क्या कानून आया, मंत्री पदों की व्यवस्था की गई। यानी मुगल सम्राट पदों को समाप्त कर दिया गया और मंत्री पदों की व्यवस्था की गई। अगला क्या है मेरा, बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त किया गया। तो मेरे भैया, मैंने पढ़ा था 1784 के अधिनियम में आपके दोहरे प्रशासन की शुरुआत हुई थी, जिसमें आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया था। तो इसको जो है 1858 के चार्टर अधिनियम में समाप्त कर दिया गया। आगे क्या हुआ, गवर्नर को वायसराय कहा जाने लगा। तो मेरे भैया, अभी तक जो भी देश का जो प्रमुख संचालक होता था उसको गवर्नर कहा जाता था, लेकिन यहीं से इस एक्ट में यह कानून आया कि अब गवर्नर को गवर्नर नहीं जबकि वायसराय कहा जाएगा। तो इसके तहत जो प्रथम वायसराय हुए वो हुए लॉर्ड कैनिंग। तो आपसे परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो आपके थे लॉर्ड कैनिंग, यानी अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय जो थे आपके वो लॉर्ड कैनिंग थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आइए अगला अधिनियम देखते हैं, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, आइए देखते हैं इसमें क्या क्या आया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। मेरे भैया, पहली बार विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ, यानी विभाग बनाए गए, अलग अलग विभाग बनाए गए और उनको अलग अलग कार्य दिए गए। तो आपसे पूछा जाए विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत शुरू किया गया, तो 1861 अधिनियम के अनुसार विभागीय प्रणाली का भारत में प्रारंभ हुआ। आगे क्या हुआ, गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो मेरे भैया, गवर्नर यानी वायसराय, क्योंकि अब वायसराय उनको कहा जाने लगा था गवर्नर को, तो वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि गवर्नर को किस अधिनियम के अनुसार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, तो आपका 1861 भारत परिषद अधिनियम के अनुसार गवर्नर यानी वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। आगे देखते हैं, अगला है मेरा 1873 का अधिनियम। 1873 का अधिनियम, अब इसमें प्रमुख क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग करने की घोषणा की गई। तो मेरे भैया, ये जो अधिनियम आया इसमें ये कानून आया, ये लिखित बात आई कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का तो भारत में पूरी तरीके से आधिपत्य स्थापित हो गया था, तो उनको कंपनी की जरूरत नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने इसमें कानून दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। और इसी के अनुसार, इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। तो मेरे भैया, एक बात ध्यान रखिएगा, आपसे ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया। तो मेरे भैया, 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी, 1600 ईस्वी में आई थी। 1600 ईस्वी में आई थी और भंग कब की गई, 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। आज से पूछा जाए कि किस अधिनियम में यह कानून आया था ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने की बात कही गई थी, तो मेरे भैया 1873 के अधिनियम में।
आइए आगे बात करते हैं। अगला अधिनियम मेरा है 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। तो इसमें भैया एक ही बात आपको बताई गई, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका यह है 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। तो आपसे परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया, तो आपका आएगा 28 अप्रैल 1876 को घोषित किया गया। किस अधिनियम के अनुसार, तो आपका 1876 का शाही उपाधि अधिनियम के अनुसार। आपका अगला अधिनियम क्या है, आपका अगला अधिनियम है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो इसमें क्या आया कानून, इसमें आया वार्षिक बजट पर भारतीय सदस्यों को बहस करने का अधिकार मिला। तो मेरे भैया इसके पहले जो भारत में बजट पेश किया जाता था उसमें जो है अंग्रेज लोग ही बजट पेश करते थे, उसमें भारतीय बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर पाते थे। लेकिन इसमें यह कानून आया 1892 के अधिनियम में कि जो बजट पेश किया जाएगा उसमें भारतीय भी बहस कर सकते हैं। आइए अगला अधिनियम देखते हैं। अगला है मेरा 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मेरे भैया 1809 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट अधिनियम है। आइए इसमें देखते हैं क्या कानून आया। इसमें आपका मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसका मतलब यह कि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक यानी अलग प्रतिनिधित्व का, पृथक प्रतिनिधित्व यानी अलग निर्वाचन क्षेत्र का उपबंध किया गया, व्यवस्था की गई। तो आपसे भी पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग के लिए या मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र किस अधिनियम के अनुसार स्थापित किया गया, तो मेरे भैया किसके तहत किया गया, 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के अनुसार। अगला क्या है, लॉर्ड मिंटो। भैया इस समय के ये गवर्नर यहां के थे लॉर्ड मिंटो, इनको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। आपसे ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। आइए अगला अधिनियम देखते हैं। अगला अधिनियम मेरा है काफी महत्वपूर्ण है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो मेरे भैया ये अधिनियम कौन सा था, इसमें क्या क्या कानून आए, भारतीय राजस्व से वेतन देना बंद। तो मेरे भैया हम लोगों ने पढ़ा था 1793 का चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट मैंने पढ़ा था। तो उसमें मैंने देखा था कि कंपनी के जो भी कर्मचारी थे उनको भारतीय राजस्व से वेतन देना शुरू किया गया था। तो अगर यह आपसे पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से वेतन देना किस अधिनियम के अनुसार शुरू किया गया, तो 1793 अधिनियम के अनुसार शुरू किया गया। किस अधिनियम के अनुसार बंद किया गया, तो 1919 भारत सरकार अधिनियम के अनुसार उसको बंद कर दिया गया। आइए आगे बात करते हैं। प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। तो मेरे भैया आपको मैंने बताया था जब हम लोगों ने पढ़ा था 1784 का अधिनियम, 1784 का जो चार्टर एक्ट मैंने पढ़ा था, तो उसमें मैंने बताया था दोहरे प्रशासन की शुरुआत हुई थी, लेकिन वो आपकी द्वैध शासन प्रणाली नहीं थी। वो दोहरे प्रशासन की जो शुरुआत हुई थी उसमें दो बोर्ड बनाए गए थे। आपका एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा था आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो आपका ये दोहरे प्रशासन की जो प्रणाली थी, तो मैंने ये देखा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था वो व्यापारिक मामला देखता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो था वो राजनीतिक मामला देखता था। तो ये आपके ये दोहरे शासन द्वैध शासन प्रणाली नहीं थी। द्वैध शासन प्रणाली की बात मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि अगर प्रांत में पूछेगा तो 1919 में प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली शुरू हुई, प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था की गई, यानी प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई, तो प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 अधिनियम के अनुसार शुरू हुई। आगे देखते हैं। राज्य बजट व केंद्र बजट को अलग अलग किया गया। तो मेरे भैया इसके पहले संपूर्ण भारत के लिए एक ही बजट पेश होता था, लेकिन इस अधिनियम में कानून आया कि केंद्र के बजट को राज्य के बजट से अलग किया जाए, यानी दोनों के लिए अलग अलग बजट पेश किया जाए। ये आपका 1919 अधिनियम के अनुसार आया। अगला क्या है, द्वैध शासन के जन्मदाता। जी भैया मैंने आपको बताया कि 1919 में ये कानून आया, या 1919 अधिनियम के अनुसार भारत में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। अब द्वैध शासन के जनक की बात करें या जन्मदाता की बात करें, तो द्वैध शासन के जन्मदाता जो है वो आपके लियोनिल कार्टिस है। लियोनिल
कार्टिस, आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है द्वैध शासन के जन्मदाता, तो लियोनिल कार्टिस द्वैध शासन के जन्मदाता हैं। अब इसका उल्लेख उन्होंने कहां किया है, इसका वर्णन कहां पे किया है, तो लियोनिल कार्टिस ने की एक पुस्तक है डायरकी, तो डायरकी में उन्होंने सबसे पहले द्वैध शासन का वर्णन किया है। तो आइए अगला अधिनियम है आपका 1935 का अधिनियम। तो आइए देखते हैं, यह भी काफी महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसके तहत कौन कौन सी कानून व्यवस्थाएं भारत में आई और लागू हुई। तो पहला है मेरा मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। तो मेरे भैया भारत में यह पहली बार कानून आया कि मुद्रा की सुरक्षा के लिए किसी बैंक की स्थापना की जाए, तो जिसके तहत आपका 1 अप्रैल 1935 को भारत में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो यहां से आपका 2 क्वेश्चन बन सकता है। आपका पहला तो यह होगा कि किस अधिनियम के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, तो 1935 अधिनियम के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। आपसे पूछा जाए कि भारतीय अधिनियम के, क्षमा कीजिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई, तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। अगला क्या है, प्रस्तावना विहीन अधिनियम। तो मेरे भैया ये अधिनियम जो था ये आपका प्रस्तावना विहीन था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था, तो आपका 1935 का अधिनियम जो था वो प्रस्तावना विहीन था। अगला है अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी कहा। तो मेरे भैया इस अधिनियम को अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी किसने कहा, तो भैया इसको कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी कहा था। और क्या था इसमें विशेष, बर्मा भारत से अलग हुआ। तो मेरे भैया भारत जो है वो बर्मा से अलग जो हुआ, क्षमा कीजिएगा, बर्मा जो है वो भारत से जो अलग हुआ वो 1935 अधिनियम के अनुसार अलग हुआ। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट था आपका। और इसके अलावा केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत। तो मेरे भैया आपको मैंने बताया था कि आपका प्रांत में अलग से पूछा जाएगा। आपका 1919 में प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। तो अगर जो प्रांत में पूछेगा द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई, तो 1919 अधिनियम के अनुसार शुरू हुई। और अगर आपसे केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत पूछी जाए तो आप बताओगे 1935 अधिनियम के अनुसार केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। आइए आगे देखते हैं। अगला अधिनियम मेरा 1942 का क्रिप्स मिशन। 1942 का क्रिप्स मिशन। तो आइए इसमें देखते क्या था। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम प्रस्ताव किया गया। सबसे पहले प्रस्ताव रखा गया कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो इसका प्रस्ताव सबसे पहले किस अधिनियम के अनुसार किया गया, 1942 के क्रिप्स मिशन के अनुसार किया गया। आइए अगला क्या है, आगे मेरा महात्मा गांधी ने इसे उत्तर दिनांकित चेक कहा। तो मेरे भैया ये भी परीक्षा में प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि किस अधिनियम को महात्मा गांधी ने उत्तर दिनांकित चेक कहा। तो 1942 के क्रिप्स मिशन जो अधिनियम था आपका, उसे महात्मा गांधी ने उत्तर दिनांकित चेक कहा था। तो ये था आपका अंतिम अधिनियम। तो मैं उम्मीद करता हूं 2 वीडियो मिला करके आपके सारे अधिनियम मैंने पढ़ाए हैं और आपको समझ में भी आया होगा। अगर किसी प्रकार की आपको कोई समस्या महसूस हो रही होगी, कहीं कोई दिक्कत होगी, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि हम उसे सुधार सके। अब इसके आगे का संविधान हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।